हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम गुणसूत्र विपत्र के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन यानी कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। संख्यात्मक परिवर्तन की बात करेंगे। और देखो, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, जो चार्ट हमने बनाया था कि संख्यात्मक परिवर्तन दो प्रकार के हैं, एक असुगुणिता और एक सुगुणिता। तो उसकी हम बात करें तो भाई ये तो जो संख्यात्मक परिवर्तन है ये दो प्रकार का है, असुगुणिता और दूसरा है सुगुणिता। तो असुगुणिता में तो क्रोमोसोम की संख्या एक घटेगी या एक बढ़ेगी, या दो घटेगी या दो बढ़ेगी, और सुगुणिता में पूरा के पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है वही बढ़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे संख्यात्मक परिवर्तन से पहले लेते हैं असुगुणिता। देखो, असुगुणिता क्या है? परिभाषा, यदि क्रोमोसोम की संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि होती है तो इसे असुगुणिता कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या में यदि एक या दो क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि होती है तो इसे हम असुगुणिता कहते हैं। तो देखो, असुगुणिता दो प्रकार की है, वो भी एक है अधोगुणिता, ये भी दो प्रकार की है। एक है अधोगुणिता। अधोगुणिता में क्या है, गुणसूत्रों की कमी होती है। और एक होती है अधिगुणिता, तो गुणसूत्रों की वृद्धि होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की कमी और गुणसूत्रों की वृद्धि, तो अधोगुणिता और अधिगुणिता। तो पहले लेते हैं अधोगुणिता। असुगुणिता में पहली है नंबर एक अधोगुणिता, हाइपोप्लॉइडी। व्हाट इज हाइपोप्लॉइडी? तो देख लिया भाई, हाइपो माने नीचे या कमी होना, अधोगुणिता कहलाता है। और देखो, ये जो अधोगुणिता है ये दो तीन प्रकार की हो सकती है। नंबर एक न्यून सूत्रता, या इसको हम कहेंगे मोनोसोमी। यदि एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो स्थिति हो जाएगी 2n-1। सपोज मान लो 46 क्रोमोसोम है 2n के, तो 46 में से एक चला जाएगा तो 45 क्रोमोसोम यहाँ पर रहेंगे।
और जो ये 45 क्रोमोसोम है, इन 45 क्रोमोसोम का अगर हम जिक्र करें तो 45 क्रोमोसोम में से जब युग्मक बनेंगे, तो ध्यान देना कि आखिर समस्या कब आती है। ये पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका इफेक्ट या इनका इम्पैक्ट क्या होगा वो जरूर पता होना चाहिए। तो जब 45 क्रोमोसोम है, तो जब इसे युग्मक बनते हैं तो एक युग्मक में होंगे 23 क्रोमोसोम, एक युग्मक में होंगे 22 क्रोमोसोम। उसके बाद एक दूसरा युग्मक इधर से आएगा, मदर से या फादर से जो भी है, उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। अगर इसका संयोजन इसके साथ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 46 हो जाएगी। इसका संयोजन जब इसके साथ होगा तो ये फिर 45 रह जाएंगे। तो इसमें जो एक क्रोमोसोम अनपेयर्ड रह जाता है, उसका युग्मन नहीं होता, वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम या विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करता है, जो अगर इस क्रोमोसोम, पहली बात तो ये कि ये जो पुरुष होंगे या जो महिला होंगी, ये सब बंधे होते हैं, जन्म में भाग नहीं लेते। अलग अलग प्रकार के लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे, इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवंशिक बीमारियां। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही। दूसरा है द्विन्यून सूत्रता। तो द्विन्यून सूत्रता में क्या है, इसको हम डबल मोनोसोमी, सॉरी नलीसोमी, नलीसोमी। तो यहां पर ये सूत्र हो जाएगा 2n-2, यानी कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या में से अगर मान लो 2 की कमी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं द्विन्यून सूत्रता। 2 की कमी होना, 2n-2। अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है तो 46 में 2 जाएंगे तो क्रोमोसोम बचेंगे 44, इस तरह से। अब 44 क्रोमोसोम हो गए तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये केवल 22 क्रोमोसोम ही आएंगे ना। अब इनका तो संयोजन चाहे किसी से भी हो, ये युग्मक तो हमेशा बंधे ही लक्षण वाले जो जीव है वो उत्पन्न करें। इनमें तो कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है कि वो कोई सा भी युग्मक एक लाइव या कोई फर्टाइल जीव उत्पन्न करेगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है एक न्यून सूत्रता। एक न्यून सूत्रता अर्थात डबल मोनोसोमी। इसमें होगा 2n-1 अर्थात जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है तो 46 - 1 - 1 बराबर 44। लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत है भाई, यहाँ तो हमने देखा था 46 - 2, इसका मतलब है कि जोड़े का एक क्रोमोसोम ही गायब हो रहा है पूरा। ठीक है, जोड़े का एक क्रोमोसोम के गायब होने से दोनों युग्मकों में एक क्रोमोसोम कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर जोड़े का नहीं होता है, 2 क्रोमोसोम कम तो होते हैं लेकिन वो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, एक ही क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रहेगी 44। तो इनके साथ जब युग्मक बनेंगे तब भी स्थिति यही होगी। तो चाहे देखो यहाँ पर एक न्यून सूत्रता हो, चाहे वो द्विन्यून सूत्रता हो, चाहे वो एक न्यून सूत्रता हो, कोई सी भी सोमी हो चाहे मोनोसोमी हो, कोई सी भी हाइपोप्लोइडी हो, हर कंडीशन में जो युग्मक बनेंगे वो निश्चित रूप से ही डिफेक्ट वाले बनेंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम का डिफेक्ट कम नहीं होता, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर कई जीन्स उपस्थित हो सकते हैं। तो उन सभी जीन्स की कमी उस जीव के अंदर आपको सिंड्रोम के रूप में दिखाई देती है। तो ये थी अधोगुणिता। अब देखते हैं अधिगुणिता। अधिगुणिता हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी यानी कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि।
संख्या में वृद्धि। अब वृद्धि एक की हो सकती है, वृद्धि दो की हो सकती है, और वही वृद्धि एक एक करके दो अलग अलग क्रोमोसोम की हो सकती है। तो अगर मान लो पहला है इसमें एकाधी सूत्रता, इसको कहेंगे हम ट्राइसोम। एक क्रोमोसोम की वृद्धि। एक क्रोमोसोम की वृद्धि। अगर मान लो 2n क्रोमोसोम है तो प्लस एक हो जाएगा इसके अंदर। अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है तो प्लस एक होने पर ये 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। संख्या 47 हो गई है। अब जब युग्मक बनते हैं उस समय तो एक में तो आएंगे 23 और एक में हो जाएगा 23 प्लस एक यानी कि 24 क्रोमोसोम। इसका तो जोड़ा और दूसरा इधर से मान लो ये 23 दूसरा युग्मक और ये 23, तो इसका तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसका जो इसका करते हैं तो ये भी 23 और 23 का जोड़ा तो एक बन जाएगा, लेकिन एक क्रोमोसोम अयुग्मित हुए बिना रह जाता है। तो इस कारण से ये भी बंध्यता ही प्रदर्शित करते हैं, इनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी डेड हो सकते हैं या बंधे होते हैं, अगली पीढ़ी उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी है द्विअधिसूत्रता। द्विअधिसूत्रता टेट्रासोमी। इसमें कंडीशन हो जाएगी 2n+2। टेट्रासोमी और ट्राइसोमी, यहां थोड़ा सा समझिए। देखो ट्राइसोमी क्या है, तीन, ट्राई माने तीन। तो देखो जब 2n+1 कंडीशन होती है, यानी कि जब द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की वृद्धि होती है तो दो क्रोमोसोम तो पहले से ही होते हैं, लेकिन जिस क्रोमोसोम की वृद्धि होती है वो क्रोमोसोम तीन हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। यहाँ पर देखो टेट्रासोमी, दो क्रोमोसोम तो पहले से ही है और जिस क्रोमोसोम की वृद्धि होती है वो क्रोमोसोम चार हो जाते हैं, इसलिए इसको टेट्रासोमी कहते हैं। इसमें वही कंडीशन होगी कि जो क्रोमोसोम है वो 46 प्लस 2 48 हो जाएंगी, तो बनने वाले जो युग्मक होंगे उनमें क्रोमोसोम की संख्या 24 होगी और दूसरे जो संयोजन करेंगे उनमें 23 होगी। तो प्रत्येक युग्मक से जो युग्मनज बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 47, जो एक हानिकारक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी कभी भी वो आगे की पीढ़ी नहीं बना सकता। उसके बाद तीसरी है द्विएकाधिसूत्रता। द्विएकाधिसूत्रता, तो द्विएकाधिसूत्रता में कंडीशन है 2n+1। दो क्रोमोसोम तो बढ़ेंगे लेकिन दोनों अलग अलग बढ़ेंगे, तो 46 + 1 बराबर 48 क्रोमोसोम। अब ये 48 क्रोमोसोम की कंडीशन वही हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अशुगुणिता में अशुगुणिता की चाहे वो अधिगुणिता है और चाहे वो अधोगुणिता है, दोनों ही कंडीशन हानिकारक होती है और दोनों ही कंडीशन में या तो एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम जोड़े बनाए बिन रह जाते हैं। और मैं कई बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जीवन के लिए जोड़े बनना बहुत जरूरी होता है। बिना क्रोमोसोम की पेयरिंग के कोई भी युग्मक या कोई भी युग्मनज, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उसके लक्षण जो है वो आपको 100% दिखाई देते हैं सिंड्रोम के रूप में। तो ये थी सुगुणिता। अब हम बात करते हैं, ये थी अशुगुणिता। अब हम बात करते हैं सुगुणिता की। इसका सेकंड पॉइंट है संख्यात्मक परिवर्तन में सुगुणिता। देखो भाई, एक कंडीशन है, सुगुणिता वैसे तो अगर देखा जाए 3 प्रकार की होती है। चार्ट मैंने ये केवल 2 बताई थी, पॉलीप्लॉइडी शायद नहीं बताई, लेकिन इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो होती है हैप्लॉइडी, इसको हम कहते हैं अगुणिता। एक होती है डिप्लॉइडी, इसे हम कहते हैं द्विगुणिता।
और एक होती है पॉलीप्लॉइडी, इसे हम कहते हैं बहुगुणिता, अगुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता। ठीक है, 3 कंडीशन। अब अगुणिता में तो क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो गेमीट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडीशन होती है एन। ठीक है, एन होती है, ये युग्मक के अंदर होती है। जब 2 प्रकार के एन युग्मक वाले मतलब 2 पेरेंट्स से मिलने वाले युग्मक जब आपस में संयोजन करते हैं तो फिर दोबारा से ये डिप्लॉइडी या जो जाइगोट है उसका निर्माण करते हैं और उससे फिर नया पादप या नया जीव बनता है। और डिप्लॉइडी ये एक काइक सेल के अंदर होती है। वेजिटेटिव जितनी भी सेल्स होती हैं ये नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल कंडीशन है, 2n क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। और जितने भी पादप शरीर या जंतु शरीर होते हैं जो हाई डेवलपमेंट जो डेवलप है, उच्च विकसित जो जंतु हैं, चाहे वो पादप है चाहे वो एनिमल है, अगर उनकी जनन फेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी सेल्स बॉडी की 2n होती है। इनमें अगर परिवर्तन होता है तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़े या घटे तो फिर समस्या तो क्रिएट होती है। अब पॉलीप्लॉइडी क्या है भाई? देखो, इसमें सब में जितने भी जीव होते हैं उन सब में बेस पॉपुलेशन, बेस जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो होती है n। जीवन के लिए जरूरी होती है 2n। अब इसमें n बढ़ गया है, n मतलब यहाँ पर एक जीनोम है, n को हम कहते हैं जीनोम। जीनोम मतलब अगुणित गुणसूत्रों की समुच्चय, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय जीनोम कहलाता है, इसको हिंदी में संजीन कहते हैं, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। तो मान लो कोई जैसे मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो इसके 2 जीनोम होते हैं, 23 एंड 23। अगर मटर में 14 है तो इनमें 7 क्रोमोसोम होते हैं जीनोम में। अगर गेहूं में 42 है तो इसमें 21 क्रोमोसोम होते हैं जीनोम में। तो प्रत्येक जीव के अंदर 2 जीनोम पाए जाते हैं। और हैप्लॉइड जो सेल होती है यानी जो गैमीट होता है उसमें केवल 1 जीनोम होता है। अब जो प्रत्येक सेल है यानी कि प्रत्येक जो गैमीट है, इस प्रत्येक गैमीट के अंदर जो n की संख्या है ये फिक्स है। प्रत्येक जाति के अंदर इसमें उपस्थित डीएनए की मात्रा फिक्स है, इसे हम सी वैल्यू कहते हैं। यानी कि प्रत्येक जाति में जो डीएनए पाया जाता है उसमें जो डीएनए पाया जाता है हैप्लॉइड सेल के अंदर, जैसे मान लो मानव में 23 क्रोमोसोम होते हैं एक हैप्लॉइड सेल में यानी कि जीनोम में, तो ये मानिए कि इस 23 क्रोमोसोम में जितना डीएनए पाया जाता है इस पूरे संसार में सभी मनुष्यों में उतना ही डीएनए पाया जाता है, बशर्ते कि उनके अंदर असुगुणिता न हो, यानी क्रोमोसोम की संख्या घटे नहीं और ना ही बढ़े, तो फिर डीएनए की मात्रा फिक्स होती है, स्थायी होती है, उसे हम सी वैल्यू कहते हैं। अब देखिए पॉलीप्लॉइडी क्या है। अगर क्रोमोसोम की संख्या n और 2n से संपूर्ण बढ़ जाए यानी कि पूरे के पूरे जीनोम की संख्या बढ़ जाए, यहाँ पर एक क्रोमोसोम की नहीं बढ़ेगी, ना ही 2 क्रोमोसोम की बढ़ेगी, ना एक की कमी होगी ना 2 की कमी होगी, यहाँ पर पूरा सेट ही बढ़ेगा जीनोम पे, यानी कि n ही बढ़ेगा। तो n 2n के अतिरिक्त मान लो 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। क्या कहेंगे इसको? पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। ध्यान रहे कि हैप्लॉइड में तो n होते हैं, डिप्लॉइड में 2n होते हैं। ये गैमीट के अंदर पाई जाती है और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर पाई जाती है। इनके अलावा जो पॉलीप्लॉइडी स्टेज है इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक जीव के अंदर या सेल में कितनी हो जाती है? n और 2n से बढ़कर, यानी कि पूरा के पूरा जीनोम ही बढ़ता है। देखो यहाँ पर 2n था, एक जीनोम और बढ़ गया 3n हो गया, एक जीनोम और बढ़ गया 4n हो गया, एक जीनोम और बढ़ गया 5n हो गया, एक जीनोम और बढ़ गया 6n हो गया। तो इस तरह से इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो पूरे n के सेट में बढ़ती है, न कि 1 या 2। इसे कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता।
अब बात है कि नॉर्मल सेल के अंदर एक बहुगुणिता उत्पन्न कैसे होती है। तो देखो वैसे तो बहुत कम पाई जाती है नेचर के अंदर तो बहुगुणिता, ठीक है, लेकिन बहुगुणिता देखो एक मिनट सुनिए, जो अगुणित पादप होते हैं ये तो कभी जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम इन पादपों को जीवित रखना चाहें तो अगुणित पादप कभी जीवित नहीं रहे। अगर ये उग भी आते हैं तो ये आगे सीड नहीं बना पाएंगे, अगली जनरेशन नहीं बनेगी, बंदे होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जीवन के लिए क्रोमोसोम का पेयरिंग होना जरूरी है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें बीज भी बनेंगे, फल बनेंगे, फूल बनेंगे, पौधा एकदम सही रहेगा। बहुगुणिता जो है पॉलीप्लॉइडी मानव में या जो जंतु होते हैं उनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी का जो यूज है वो पादपों के लिए है, जैसे चारे वाली फसल उगाना, चौड़ी पत्ती वाली सब्जी उगाना, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो पॉलीप्लॉइडी के अंदर देखी जाती है। तो इसमें देखो अगर हम जैसे बात करें कि एक क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस है, उसमें 2n क्रोमोसोम है। अगर हमने उसी न्यूक्लियस के अंदर 3n क्रोमोसोम रख दिए तो सीधी सी बात है कि उसका चाहे बढ़े थोड़ा सा ही आकार, लेकिन उस सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है। और दुनिया भर की सेल्स होती हैं तो वही आकार बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये एक जाइगेंटे जो है कि दैत्याकार कंडीशन क्रिएट करते हैं, जाइगेंटे पैदा करते हैं पॉलीप्लॉइड्स। तो पॉलीप्लॉइड्स जो है वो दैत्याकार। अब जो पॉलीप्लॉइड्स हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, 3n है, 4n है, 5n है, 6n है। अब इनका डेवलपमेंट होता कैसे है, इनका विकास कैसे हुआ है, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो प्रकृति के अंदर अपने आप भी हुआ है और ये मानव के द्वारा करवाया भी जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल कि एक प्रोसेस कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो देखिए एक मिनट जरा, कुछ केमिकल्स हैं जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, कोलिचिसिन है। तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कोलिचिसिन यूज किया जाता है। कोलिचिसिन ये हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। अब इसका काम क्या है, देखो इसका काम होता है कि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन के दौरान जो ये सेंट्रियोल्स हैं और इनसे तंतु निकलते हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं और इन्हीं से क्या जुड़े होते हैं, इन्हीं से हम क्रोमोसोम को जोड़ते हैं। इस तरह से, ठीक, यही होता है। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो कोई सेल ग्रोइंग स्टेज में कि सेल डिवीजन कर रही है और हमने उसी समय कोलिचिसिन का ट्रीटमेंट दिया है, तो ये समझो कि जो कोलिचिसिन होता है ना, ये तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है, इनको रोक देगा। एक मिनट जरा इससे पहले समझिए कि जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उसमें पहले इंटरफेज आती है और इंटरफेज में आपको पता है भाई G1 आती है, S आती है, G2 आती है। तो ऐसे में डीएनए का संश्लेषण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिससे नए क्रोमोसोम बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एम फेज, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। तो जब एम फेज, तो ये अवस्था है जब ये इस तरह से जुड़ते हैं। अब इससे पहले ही ये हो जाता है क्या, इंटरफेज। तो इसका मतलब कि डीएनए का संश्लेषण तो हो चुका है, क्रोमोसोम की संख्या तो दोगुनी हो चुकी है, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जैसे ही ये एम फेज में जाता है तो इस समय जो तर्कु तंतु बनेंगे, ये तर्कु तंतु यहाँ पर नहीं बनेंगे, रुक जाते हैं, इनका डेवलपमेंट या इनका निर्माण रुक जाता है। अब एक बात समझिए आप कि जब तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं हुआ तो क्रोमोसोम जो है वो आपस में बटेंगे नहीं, दो भागों में डिवाइड नहीं होंगे।
बल्कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की अब संख्या पहले 2n थी, वही बढ़ के 4n हो जाती है। वही हुआ ना यार, देखो ये 2n थी, है ना, 2n थी, लेकिन s फेज में क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, तो ये 4n हो गई। अब जैसे ही m फेज में पहुंचता है तो ये सेंट्रियोल या जो तंतु का निर्माण नहीं होता, इसलिए अब एक ही केंद्रक में डिवाइड तो होना चाहिए था ये, लेकिन जब माइक्रोट्यूबुल शेयर की जो तंतु है वही नहीं बने तो इनको ले जाएगा कौन। तो इस तरह से एक ही केंद्रक के अंदर ये 2 से ज्यादा बढ़कर 4 हो जाती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ जाती है। तो बढ़ने से अब ये जो 2n था वही अब 4n हो जाता है। अगर इसमें 3n है तो वो 6n हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर 2n संख्या होती है। अब इसको हम यूज कब करते हैं, देखो यूज करते हैं हम कैलस के दौरान। जब कैलस होता है, कैलस एक अविभेदित और विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस की कोशिकाएं विभाजित अवस्था में होती हैं, तो जब ये विभाजित अवस्था में होती है तो उस समय हम कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है, यानी कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई, तंतुओं का निर्माण नहीं होने से एक ही न्यूक्लियस के अंदर अब क्रोमोसोम की संख्या पहले वाली सेल की तुलना में डबल हो जाती है, जिससे ये पॉलीप्लॉइडी स्टेज आ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस प्रकार से पॉलीप्लॉइडी आती है। तो एक बढ़िया एग्जांपल है जिसमें गेहूं जो ट्रिटिकम एस्टिवम है उसका बनना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो ट्रिटिकम एस्टिवम का निर्माण, देखो वैसे तो प्रकृति के अंदर ये डिप्लॉइडी जो है ना वो अपने आप हुई है पॉलीप्लॉइडी, लेकिन अगर हम आज भी इन जातियों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो निश्चित रूप से हमको यही प्राप्त होता है, 3 जातियां। अब देखो वैसे बेसिकली ये होता है 6n, यानी कि हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड का मतलब है कि इसमें जो n की संख्या है ना वो 6 बार बढ़ चुकी है, 6n हो चुका है। आलू में 4n होता है, इसलिए इस तरह से देखो बहुत सारी है, ट्रिटिकेल होता है उसमें 6n होता है, कपास में 4n होता है, तंबाकू में 4n होता है, तो सब अलग अलग है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो इसका जो निर्माण है, अगर हम वैसे देखें ना 6n कब होगा, 6n तब होगा जब 2n करके 3 अलग अलग जातियां इसके अंदर मिलेंगी, तब 6n होगा। इसका जो जीनोम है काफी कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग जातियों का जीनोम है। तो देखिए कैसे 3 जातियां हैं और कैसे कैसे वो आपस में मिलती हैं। तो एक होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसका जीनोम है AA और 2n बराबर होते हैं इसमें 14, n बराबर हो जाएंगे 7। ये दूसरी जाति, इसका नाम है एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स, इसका जो जीनोम है वो है B और B, इसमें 2n बराबर होते हैं 14, n बराबर हो जाएंगे 7। ठीक है, इनको जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, देखो क्रॉस करवाते हैं तो n प्लस n, ये 2n नहीं होता है। अब देखो भले ही चाहे ये दोनों, देखो मैं सिंपल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रेमिन या पोएसी कुल का पौधा होता है, जिसे हम घास कहते हैं, घास कुल। ये सब घास है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, जई है, जौ है, गन्ना है, सरकंडा है, ये सब घासें हैं, दूब है, सब घास है। क्योंकि इनमें जो तना है उसमें जो पर्व और पर्व संधि है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये समझ। ठीक है, नीचे से टिल्डरिंग होती है,
एक ही पेड़ से कई पेड़ नीचे से निकल आते हैं, कई प्लांट, इनको पिलर्स कहते हैं। तो देखो इसमें ये अलग जाति है, ये अलग जाति, मतलब 3 जातियों के क्रोमोसोम है इसमें, 3 वैरायटी के 3 जातियों के क्रोमोसोम। तो देखो चाहे भले इसमें क्रोमोसोम की संख्या 7 है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 7 है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम 7 क्रोमोसोम भले ही हैं, लेकिन ये आपस में समजात क्रोमोसोम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स हैं वो अलग अलग होंगे, इसलिए कभी भी ये आपस में संयोजन पेयरिंग नहीं करेंगे। जब पेयरिंग नहीं करेंगे तो 7 + 7 तो ये 2n कभी नहीं होगा। इस प्रकार के जो प्लांट्स होंगे वो स्ट्राइल होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एमर वीट। एमर वीट, सॉरी देखो अब एक स्टेप और है, स्ट्राइल है। अब इस स्ट्राइल से डिप्लॉइडाइजेशन होगा, क्योंकि ये तो स्ट्राइल तो कभी बीज नहीं बना सकता, लेकिन अब यहाँ पर होगा डिप्लॉइडाइजेशन। देखिए डिप्लॉइडाइजेशन, और उस डिप्लॉइडाइजेशन के होने से अब जो क्रोमोसोम की संख्या है वो इसकी भी डबल हो जाएगी, n + n, ये एक हो गया, दूसरा भी n + n, अर्थात 7 + 7, 7 + 7, तो 2n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28, n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए बेस जो हमारा क्रोमोसोम था ना वो 7 का था, यहाँ पर हो गया 28, इसका मतलब ये हो गया 4n, 7 × 28, 4n हो गया, ये हो गया टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड, और इस वीट का नाम होता है एमर वीट, 4n। अब 2 जाति मिल चुकी है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, एजिलोप्सिस पेंटोइड्स, इससे बन गया एमर वीट, टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। अभी एक जाति और मिलना बाकी है, और वो जाति है देखो टेट्राप्लॉइड वीट, यानी कि ये हो गया 2n बराबर 28, इसमें जो जीनोम की संख्या है वो हो गई AABB। देखो यहां से A आता है, यहां से B आता है, तो यहां पर होता है A + B, जब इनका डबल हुआ तो यहां पर हो गया AAB और B, अब ये बीज बना सकता है, इसमें हो गया AABB इनटू दूसरी जो तीसरी वैरायटी है उसका नाम है एजिलोप्स स्क्वारोसा, इसमें 2n बराबर 14 होते हैं, तो n बराबर इसमें भी 7 हो जाएंगे, इसमें n बराबर हो जाएंगे 14। जब इनको मिलाएंगे तो सीधी सी बात है बिल्कुल भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो n बराबर 14 है, इसमें है 7, तो ये वही स्ट्राइल होता है। इसका भी हम क्या करते हैं, डिप्लॉइडाइजेशन करते हैं। अब देखो ये काम प्रकृति के अंदर अपने आप हुआ है, हमने नहीं किया है, ट्रिटिकम एस्टिवम को हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने अपने आप बनाया है। लेकिन अगर हम इन तीनों जातियों को अगर आज हम इस तरह से क्रॉस करवाते हैं तो निश्चित रूप से हमको ट्रिटिकम एस्टिवम ही मिलेगा। अब इस जगह पर क्या हुआ, देखो n + n, इनका डबल हुआ, n + n इसका भी डबल हुआ, तो 14 + 14 और 7 + 7, 28 और 14 हो गए, 2n बराबर हो गए 42, n बराबर हो गए 21। अब देखो बेस जो था ना हमारा क्रोमोसोम का वो 7 का ही था, यहाँ पर कितने हो गए क्रोमोसोम, 42, तो सीधी सी बात है कि 42 में हम 7 का भाग लेते हैं तो ये 6 आता है। तो इस तरह से ये जो वीट है इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ पर जो जीनोम है वो AABB तो पहले से था, तो AABB, और अब D और बढ़ गया, इसको हम D और D लिखते हैं, ठीक है, तो D और बढ़ गया, तो इस तरह से ये AABBDD ट्रिटिकम एस्टिवम, 2n बराबर 42 हेक्साप्लॉइड। तो कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि गेहूं होता है षटगुणित, पंचगुणित, चतुर्गुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, क्या होता है, तो ये एग्जाम आंसर है 6 है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग जातियां भाग लेती हैं,
और तीनों से 2n2n क्रोमोसोम का योगदान होता है, इसलिए ये षटगुणित होता है। तो ये भाई आज हमारा ये गुणसूत्र पतन का चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ये जो इसी से संबंधित है। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।